सो गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर है और आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि जो बॉडी है उसके ऊपर कई फोर्सेस लग रही हैं। इट्स अ काइट, जो आप जिसको पतंग बोलते हैं, राइट। तो ये पतंग का एग्जांपल है और पतंग देखिए आसमान में स्टेशनरी है और रुकी हुई है। और ऐसा लिखा हुआ है कि द फोर्स एफ इज दैट ऑफ द एयर। तो एक फोर्स तो एयर लगा रही है, देखिए हवा ये फोर्स लगा रही है काइट के ऊपर, पतंग के ऊपर। ये जो धागा होता है आपका मांझा बोलते हैं जिसको, वो लग रहा है। और देखिए ये वेट है, राइट। तो पतंग इस समय स्टेशनरी है, रुकी हुई है। जब कहीं पे भी वर्ड आपको स्टेशनरी नजर आए, स्टेशनरी, राइट, इसका क्या मतलब होता है कि फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम माने जो पतंग के ऊपर टोटल एक्स एक्सिस फोर्सेस हैं और टोटल वाई एक्सिस फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। एक्स वाली भी नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है और वाई वाली जो फोर्स है वो भी जीरो है। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में फोर्स तो लग रही होती है लेकिन फोर्सेस एक्स डायरेक्शन की एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, तो नेट आंसर जीरो आता है। फोर्सेस वाई एक्सिस के अंदर भी लग रही होती हैं लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट लग रही हैं, तो रिजल्टेंट जीरो आता है। इसलिए हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में और स्टेशनरी है। पहला सवाल है कि शो ऑन द डायग्राम हाउ फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करने का रीजन क्या है। देखिए इससे पहले आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा। देखिए ये आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट। जब आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करते हैं तो उसके अंदर आपका एक रिजल्टेंट आता है। देखिए ये P होता है, ये Q होता है, ये इन दोनों के बीच में एंगल होता है, ये आपका अल्फा होता है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, राइट। और इसके बाद आप जब P लिखते हैं, सॉरी जो रिजल्टेंट लिखते हैं वो लिखते हैं अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर। देखिए मैग्नीट्यूड है, याद रखिए ये, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ P and then this is magnitude of, and then this is magnitude of P, magnitude of Q and cos of angle between them। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं, इसमें साइन नहीं लेना होता, राइट। बहुत ध्यान से देख लें, मैग्नीट्यूड है। सिर्फ आप यहाँ पे अगर Q का भी साइन ले लेंगे तो फिर एंगल में आप डबल आपकी गलती हो जाएगी। वो साइन जो आप लेंगे यहाँ पे फोर्सेस का, वो नहीं लेना आपको, सिर्फ एंगल लेना है उसके बीच में। आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप दो का तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, P और Q का, और डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं tan अल्फा। जैसे कि इसके सामने मैं अगर कंस्ट्रक्शन कर लूँ तो ये मेरी P जो है मेरा cos साइन थीटा, और P जो है ये, आप देखिए ये, मैं इसको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए P साइन थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P cos थीटा, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया अल्फा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि दो फोर्सेस के लिए तो बहुत अच्छी टेक्निक थी, लेकिन जैसे ही फोर्स, तो देखिए यहाँ पे एक बॉडी थी, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही थी, तो आपने बड़ी आराम से रिजल्टेंट निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट ले लूँ ये वाला, और उसके ऊपर ये वाली फोर्स लगाऊं, ये वाली फोर्स लगाऊं, और एक फोर्स मान लीजिए मैं और लगा देता हूं। अब देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने में दिक्कत ये है कि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन दोनों के साथ तो लगा लेंगे, राइट, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसके साथ और इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसके भी मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, ऐसे। तो देखिए ये बार बार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। पहले आपने इन दो फोर्सेस के लिए लगाया, फिर इनका जो रिजल्टेंट आया वो तीसरी फोर्स के साथ आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया। तो रिपीटेडली आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं सॉल्व करना होता है हमें। तो उसके लिए जो हमें टेक्निक दी गई है कि अगर हम दो फोर्सेस के बाद तीन फोर्सेस लेके आते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द टेक्निक ऑफ रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, कोई भी वेक्टर जो है, और स्पेशली हम तो जो रेजोल्यूशन करेंगे मतलब वेक्टर को तोड़ेंगे, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ेंगे, राइट। सो मेरा ये वेक्टर था आर, ये थीटा था। रेजोल्यूशन का मतलब समझ लीजिए इन हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो मैंने ट्राइंगल बना लिया, मुझे दिया था ये वाला वेक्टर, ये मैंने अपने आप से बना लिए दो लाइनें, ये बेसिकली दोनों लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं इसके कंपोनेंट्स। तो रेजोल्यूशन करने से क्या आता है, कंपोनेंट्स। और जो मैंने रेजोल्यूशन करी उसमें जो दो वेक्टर मैंने दिखाए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो दिस इज आर कॉस थीटा बेस एंड दिस इज आर साइन थीटा, राइट। तो आपने दो कंपोनेंट लिख लिए, एक लिख लिया हॉरिजॉन्टल और एक लिख लिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है देखिए, राइट। और ये जो मैंने एक वेक्टर था, इसके दो हिस्से बना लिए, एक एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक वाई एक्सिस। आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ज़रूरी नहीं कि आप उसे दो हिस्सों में बनाएं, आप उसके इनफाइनाइट तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, फिर दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, पांचवा ऐसा है, छठा ऐसा है, सातवां ऐसा है, आठवां ऐसा है, नौवां ऐसा है और 10वां, राइट। तो भी देखिए इस वेक्टर के आपने 10 कंपोनेंट बना लिए। लेकिन इस तरह से अगर आप 10 तोड़ेंगे तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर को वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में तोड़ते हैं तो कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट जो होता है, दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा। तो रेजोल्यूशन के एडवांटेज क्या है कि रेजोल्यूशन एक ऐसी टेक्निक है जब ग्रेटर देन दो से ज्यादा फोर्सेस हो, मोर देन टू फोर्सेस, तो काफी काम आ जाती है मोर देन टू फोर्सेस के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पतंग नजर आ रही है आपको, ये पतंग है, इसके ऊपर तीन फोर्सेस हैं, वजन, हवा और एक धागे के अंदर स्ट्रिंग, राइट। तो मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं और ध्यान से देखता हूं कि पहला सवाल था कि इस डायग्राम के अंदर हमें जो जितनी भी तीनों फोर्सेस हैं उसका रेजोल्यूशन लेना है एक्स और वाई के अंदर। अब देखिए मैं ये एयर की जो फोर्स है, इधर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एयर की जो फोर्स है, एक तो उसका कंपोनेंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये मैं ट्राइंगल पूरा कर रहा हूँ इसका, राइट। सो दिस इज सम एंगल, मान लीजिए कोई एंगल है, और ये तो 30 डिग्री साफ साफ दे ही रखा है, आपको दिख रहा है। और वेट भी एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाता है। आपको डेफिनेटली ये नहीं मालूम है कि जो एयर वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये आपको नहीं मालूम है, राइट। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें हैंडल करना है। पतंग इक्विलिब्रियम में, पतंग बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। आप डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इस डायग्राम के अंदर रेजोल्यूशन के लिए जो तीन फोर्सेस हैं वो आप पहचान पा रहे हैं, और फिर आपको उन्हीं तीन फोर्सेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो देखिए ये वाला है, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे और ऐसे, राइट। तो ये देखिए दो हिस्से बन गए इसके। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो मेरा ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ, और ये टूटेगी देखिए ऐसे और वाई एक्सिस में ऐसे, राइट। ये भी आपने तोड़ ली। तो देखिए पहला क्वेश्चन था सारी फोर्सेस को दो हिस्सों में तोड़िए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब रिजॉल्व करिए। अच्छा, दो मैंने बना ली। अब मैं तीसरी फोर्स की बात करता हूँ जो वेट है, राइट। मैं वेट को भी रिजॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि वेट की जो रेजोल्यूशन है उसको रिजॉल्व करने से क्या होता है। देखिए ये वेट की जो रेजोल्यूशन है, वेट तो देखिए सिर्फ वाई एक्सिस में है, तो इसके सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनेगा वाई के अंदर। जनरली रेजोल्यूशन के अंदर अगर आपका एंगल के ऊपर वेक्टर होता है, राइट, ऐसे, तो इसके दो हिस्से बनते हैं एक्स और वाई। लेकिन अगर ये जो है आपका वर्टिकली सिर्फ मान लीजिए वजन है, आपका वेट है, अब इसके दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे क्योंकि इसका एंगल ये 90 डिग्री है, राइट। 90 से कम एंगल होता, थीटा एंगल होता है इसका, मान लीजिए ये वाली फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज वर्टिकल है, राइट, वर्टिकल, उसके दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे। और इसी तरह से कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल है,
तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, राइट। कोई है ही नहीं इसके साथ, देखिए कोई एक्स में कुछ है ही नहीं, तो क्या बना है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि वेट सिर्फ वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर है, और उसका भी आप सिर्फ वाई एक्सिस ही बना सकते हैं, एक्स एक्सिस तो आपका बनेगा भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन था कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस को आप बनाएं और उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिखाना है। देखिए मैंने वो भी दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज द फोर्स ऑफ एयर, देखिए इसका मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन दे रखा है। आपको निकालना है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द आप टेंशन, ये टेंशन है, थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन की, राइट। देखिए टेंशन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में लग रही है ऐसे, और इसके मैंने दो कंपोनेंट आपको बनाए थे वाई और एक्स, राइट, ये वाले। तो ये 30 डिग्री है और ये टेंशन जो है 25 न्यूटन है। तो इसका जो बेस होगा देखिए 25 कॉस 30, राइट। सो ये 25 मल्टीप्लाई बाय √3/2, ये आपका आ गया न्यूटन्स के अंदर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन आ गया ये वाला। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट निकालने को बोल रहा है, तो मैंने वर्टिकली पहले निकाल दीजिए। देखिए ये जो मैंने कॉस निकाला था ये वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है इसका, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ 25 साइन 30 डिग्री। इस बात का ख्याल रखें कि जो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जो ये अगर एंगल ले रहे हैं हम तो इसके सामने वाला साइन होता है और इसके साथ वाला कॉस होता है, ध्यान रखें इस बात का, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने टेंशन के भी दो निकाल लिए, राइट। ये सॉरी, एक तो हमने जो टेंशन है इसी का निकाल लिया, और एक उसने दे रखा है कि जो 25 न्यूटन्स की फोर्स है वो एयर वाली फोर्स है, ये वाली। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ व्हेन द वेट ऑफ द काइट इज 25 न्यूटन। अब आपको निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं इसको रब कर देता हूं कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशन जो तीनों फोर्सेस की है उनका रिजल्टेंट जीरो क्यों आता है। इसको रब कर देते हैं और इसको दोबारा से लिख लेते हैं जिससे थोड़ी क्लैरिटी रहे और लिखने में आसानी हो। मैं एक ही पेज के ऊपर इसे सॉल्व करे दे रहा हूँ जिससे कि डायग्राम आपके सामने लगातार जो है दिखता रहे और नज़र आता रहे, राइट। तो इसमें आपको बढ़िया नज़र आएगा डायग्राम। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका पूछा है कि व्हाट इज द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालने को बोल रहे हैं आपको। एंगल आपको दे नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं दे रखा आपको एंगल, आपको तो मालूम ही नहीं एंगल है कितना, फिर भी पूछ रहे हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यों है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को देखिए। जो ये पतंग है इसके ऊपर एक तो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और ये वाली जो टेंशन है इसका जो अभी हमने कंपोनेंट निकाला था ये वाला जो नीचे की तरफ चल रहा था वो कितना था, देखिए टी कॉस 30 था। तो नीचे की तरफ जो दो फोर्सेस ऐड हो रही हैं, एक तो वो ऐड हो रही है वेट ऑफ द काइट, पतंग की जो वेट है, प्लस जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो। अब पतंग देखिए ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब दोनों ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं दे आर इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ, राइट। इसका एफ वाई निकाल लेते हैं। तो देखिए इस समय इक्विलिब्रियम क्यों हुआ, क्योंकि दो फोर्सेस नीचे की तरफ थी और तीसरी फोर्स ऊपर थी, और ये बैलेंस हो रही है, इसका सम और इसका सम और ये सारे बराबर हैं, राइट। मैग्नीट्यूड में माने ये अगर आपका जो वेट था और ये टेंशन का कंपोनेंट था, ये दोनों बराबर हो गए। इसके इन दोनों को जोड़ें अगर हम, वेट को और इसको, तो बराबर हो गए। तो मैं वेट निकाल लेता हूँ। जो भी वेट दे रखा है आप उसको mg लिख लीजिए, और आपको दे रखा है व्हेन द वेट ऑफ द काइट इज 2.5 न्यूटन्स। तो
काइट का आपको वेट मालूम है 2.5 न्यूटन्स है, और आपको ये भी मालूम है कि टेंशन जो दे रखी थी आपको, दैट वाज टेंशन, देखिए टी की जो वैल्यू है अपने आप में, इन्होंने अगर लिख के दी है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन, और टेंशन जो इन्होंने दे रखी है दैट इज 25 न्यूटन्स, राइट। तो मैं उसका 25 का कंपोनेंट भी ले लेता हूँ। 25 न्यूटन की टेंशन दे रखी है अगर, तो उसका ये वाला कंपोनेंट cos 30 √3/2 इज इक्वल टू 25 1 प्लस √3/2। ये आ गया आपका, देखिए एफ वाई, राइट। ये आपको पता चल गया कि ये वाली जो फोर्स है, राइट, जो वाई कंपोनेंट है एयर की फोर्स का, वो भी आपने ढूंढ लिया। यही आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। वो आपको पता नहीं था, लेकिन आपको मालूम था क्योंकि काइट इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे की जो दो फोर्सेस हैं वो एफ वाई के बराबर होंगी। अब आपसे पूछा गया कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ। उसमें भी आप बहुत ध्यान से देखिए कि ये वाला कंपोनेंट आपसे पूछ रहे हैं। अब काइट हॉरिजॉन्टली भी इक्विलिब्रियम में है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग कौन से रहे हैं इसके ऊपर देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला लग रहा है, राइट। वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता नहीं है, तो जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निकला था टी साइन 30, जो ये है, और टी साइन 30 हैज टू बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट। और तो हॉरिजॉन्ट पतंग के ऊपर दो ही लग रहे हैं, एक देखिए जो एयर का कंपोनेंट है, दूसरा टेंशन का कंपोनेंट है। सो दिस इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एयर। मैं इसका नाम एफ एक्स लिखे दे रहा हूँ। तो ये मेरा आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 12.5 न्यूटन, राइट। अब आपसे पूछेगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। एफ आपने दो निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक आपने एफ निकाल लिया वाई वाला, दूसरा एफ आपने निकाल लिया एक्स वाला। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ वाई तो ये हो गया, और एफ एक्स आपने अभी निकाल ही लिया, ये वाला देखिए 12.5। इनको डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए रेजोल्यूशन इज अ वेरी पावरफुल मेथड। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ कहाँ पे, कि जो हमारा क्वेश्चन था कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। जैसे मैं आपको फिगर्स दिखा रहा था। अब देखिए मैं आपको तीन फोर्सेस दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी पतंग पे लग रही थी। पतंग पे एक फोर्स लग रही थी mg, एक एयर की फोर्स लग रही थी F, और एक टेंशन लग रही थी किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। जो भी पतंग को उड़ा रहा था वो टेंशन भी थी। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। हमें मालूम है नेट रिजल्टेंट 0 है, क्योंकि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में सब कुछ कैंसिल हो गया है, राइट। तो देखिए मैं अगर मान लीजिए अगर हमें ये सारे एंगल दे रखे होते, बिना एंगल के भी हमने तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाल के आंसर निकालिए। ये हो गया आपका बीटा। अब बात करते हैं कि एफ के दो कंपोनेंट्स जो हैं एक्स और वाई में, सबको लिखता हूं मैं। एफ के जो दो कंपोनेंट हैं, वन इज एफ कॉस अल्फा, द अदर इज एफ साइन अल्फा। वेट का देखिए सिर्फ यही कंपोनेंट है, एक्स में कुछ भी नहीं है। टेंशन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस बीटा है, और वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन बीटा है, राइट। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे जो एक्स हैं उनको जोड़ दीजिए। ये आ गया आपका एफ कॉस अल्फा प्लस टी कॉस बीटा। ये आपका नेट एक्स कंपोनेंट्स आ गए ऐड करके, मैंने रिजल्टेंट आ गया एक्स के अंदर। अगर आपको वाई में रिजल्टेंट निकालना है तो देखिए एक तो फोर्स आपकी वाई में ये है, राइट, जो आपने लिखी दी है। तो इन तीनों को भी ऐड कर दीजिए आप, एफ साइन अल्फा प्लस एम जी प्लस टी साइन बीटा। तो ये रिजल्टेंट आ गया। देखिए आप जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप रिजल्टेंट निकालते थे वो एक्स और वाई में आ गए। अगर आपको रियल रिजल्टेंट निकालना है तीनों का, तो वो निकलेगा इसका एफ कॉस अल्फा प्लस टी कॉस बीटा होल स्क्वायर
प्लस एफ साइन अल्फा प्लस एम जी प्लस टी साइन बीटा होल स्क्वायर अंडर रूट, माने एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अभी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा था उसके अंदर व्हाट वाज द रिजल्टेंट, जीरो, इसलिए हमने इसको जीरो ले लिया था क्योंकि पतंग स्टेशनरी थी। अगर पतंग स्टेशनरी ना होती और एक रिजल्टेंट डायरेक्शन आता तो हम जीरो नहीं लेते, लेकिन अभी हमने जीरो ले लिया। और tan की अगर हम बात करें, राइट, जो x रिजल्टेंट आया y रिजल्टेंट आया, अगर आप इनको डिवाइड कर दें इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, तो मतलब मान लीजिए आपका x का रिजल्टेंट ये है और आपका y का रिजल्टेंट ये है, दिस इज सिग्मा y एंड दिस इज सिग्मा x, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो एंगल भी निकाल सकते हैं आप अल्फा बाय डिवाइडिंग सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, तो आपका ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। हमारा जो पतंग का क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम पे आधारित था, इसलिए वहां पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो थे। हर क्वेश्चन के अंदर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जीरो नहीं होते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं होता है, रिजल्टेंट आ जाता है, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट जीरो था, इतना ही अंतर था। लेकिन 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस, 10 फोर्सेस अगर आपको दे रखी हो, सारी फोर्सेस का एक्स कॉम्पोनेंट लिख लीजिए, वाई कॉम्पोनेंट लिख लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं टी की बात करता हूं, टी के जो 2 कंपोनेंट हैं वो ये वाले बन रहे हैं, राइट। अब टी को देखिए, मैं ये वाला जो बीटा इसको नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ये इस तरफ काम कर रहा है लेफ्ट पे, राइट। वेट को भी मैं नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अगर मैं बात करूं एफ कॉस अल्फा की तो वो राइटवर्ड है, उसमें मैंने प्लस ही लिखा है। एफ साइंस अल्फा अल्फा ये भी प्लस है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, नाउ दीज आर बिकम नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनको नंबर की तरह ऐड करिए, नेगेटिव साइन खुद लगा लीजिए, ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एफ साइन अल्फा आपका 10 न्यूटन था, वेट आपका 2 था और ये था 3, तो 10 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो साइन लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप सारी फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ दीजिए विद द नॉलेज ऑफ योर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को हम 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हैं, y और x। इसके बाद सारे x ज्वाइन कर लीजिए, सारे y ज्वाइन कर लीजिए, उसको निकालने के बाद उनका सम निकाल लीजिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस लगा लीजिए और उसके बाद आप जो है tan अल्फा लगा लीजिए, विच इज दिस, डायरेक्शन निकालने के लिए जो आपने रिजल्टेंट निकाला y का डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ x, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो कितनी फोर्सेस होती हैं आपके पास, 4 5 6, आप सबका x कंपोनेंट लिखते जाएं, सबका y कंपोनेंट लिखते जाएं, उन्हें ऐड कर लें, फिर उनका tan अल्फा निकाल लें। तो पैरेललोग्राम का जो मेथड है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल मेथड हमारा जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ कुछ भी बोल लीजिए, माने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में किसी वेक्टर को तोड़ के उसके बाद उसे प्लस और माइनस साइन दे के, कि अगर वो लेफ्ट पे लग रहा है तो माइनस, नीचे लग रहा है तो माइनस, ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव, राइट पे लग रहा है तो पॉजिटिव, उनको नंबर्स की तरह जोड़ लीजिए। जो आंसर आता है उसको रिजल्टेंट का x भाग मान लीजिए, y से जो आंसर आता है उसे रिजल्टेंट का y मान लीजिए, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए और उसके बाद डायरेक्शन लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। शुरू में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो करीब 1-1.5 महीना मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के हैं मैथ्स के अंदर। नीट के स्टूडेंट को थोड़ी मैथ्स बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती, लेकिन 1-1.5 महीना वो भी मैथ्स पे लगाएं, डेली कोई ना कोई मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सीखते रहें, ट्रिग्नोमेट्री का। और जो जेई और मेंस के स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर मच मोर हार्डर, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनके लिए मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द नीट स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखें। लेकिन ये जैसी बेसिक टेक्निक दोनों नीट और जेई स्टूडेंट को आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया। मेरी एक पूरी वीडियो प्लेलिस्ट है वेक्टर्स फॉर फिज़िक्स, या मैंने उसका शायद नाम रखा है मैथ्स फॉर फिज़िक्स, कि फिज़िक्स सॉल्व करने के लिए मैथ्स के क्या क्या फंडे आपको आने चाहिए, वो मैंने उसके अंदर डिटेल में समझाए हैं। आने वाले वक्त में और सारे मैं वीडियो डालूंगा, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी लाइव क्लासेस भी मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, उसमें एक यूनिक तरीके से पढ़ाता हूँ और आप उसको एंजॉय करें ध्यान से। और देखिए ये क्लास जो है मेहनत वाली क्लास है, तो अगर आपने जेई और नीट का आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं
तो लाइकली आपकी सिलेक्शन होगी नहीं इसके अंदर। इसीलिए सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, 4 से 5 घंटे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, गलत वेबसाइट गलत सोल्यूशन से ना पढ़ें। एक छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं वेबसाइट बना के और गलत फलत सोल्यूशन दे रखा है, प्लीज़ इंश्योर कि कुछ गलत ना सीखें। बहुत सारा मटेरियल गूगल के ऊपर गलत होता है, तो बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी मैच्योर और एक्सपीरियंस टीचर से ज़रूर पूछें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।